हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम इसका जो फोर्थ यूनिट चल रही थी हमारी ई फाइलिंग की, उसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें हम 5 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। आज अब हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी वाली स्लाइड है, 1 मिनट मैं इंग्लिश वाली स्लाइड खोल लूँ। हाँ, इंग्लिश वाली, हाँ ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 6th क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर जीएसटी रिटर्न्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होता है वैसे ही जीएसटी रिटर्न्स भी होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं ये होता क्या है। 1 मिनट, हाँ, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जीएसटी रिटर्न्स आर स्टेटमेंट्स और फॉर्म्स फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, है ना, विद द जीएसटी डिपार्टमेंट। मतलब कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है और फॉर्म होते हैं जो कि फाइल किए जाते हैं किसके द्वारा? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के द्वारा। ठीक है, कौन से टैक्स पेयर? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कौन होते हैं? जिनने जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कहेंगे विद द जीएसटी डिपार्टमेंट। और ये कहाँ पे फाइल करेंगे इन फॉर्म्स को? जीएसटी डिपार्टमेंट में। दे कंटेन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेड एटसेट्रा एज पर लॉ। मतलब कि लॉ के हिसाब से आपने कितना सामान खरीदा है, कितना सामान बेचा है, ठीक है, और कितना टैक्स टैक्स पेड किया है, इस सभी की क्या रहती है? डिटेल इसमें इंक्लूड रहती है जीएसटी रिटर्न्स में। ठीक है, जैसे हम अपनी इनकम की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को दे रहे थे तो हम क्या फाइल कर रहे थे? इनकम टैक्स रिटर्न। उसी तरीके से जब हम जीएसटी जो पे करेंगे उसकी हम सारी डिटेल गवर्नमेंट को देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? जीएसटी रिटर्न। ठीक है, इतना सिंपल है ये। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या हैं जीएसटी रिटर्न्स के? पहला है जीएसटीआर1। ठीक है, ये सब फॉर्म्स के नाम है ना, कौन कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो जीएसटीआर1 किसके लिए है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल्स होंगी वो जीएसटीआर1 में होंगी। जीएसटीआर2 में क्या होगा? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। जो इनवर्ड सप्लाई होगी, आउटवर्ड सप्लाई क्या होगी? बेचना। ठीक है, इनवर्ड क्या होगी? मतलब कि हमने खरीदा होगा कुछ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डिटेल जीएसटीआर2 के अंदर आएगी। ठीक है, जीएसटीआर3 भी समरी रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स पेमेंट आपने किया है उसकी समरी जीएसटीआर3 में जाएगी। ठीक है, जीएसटीआर4 फॉर कंपोजिशन डीलर, जो कंपोजिशन स्कीम अभी जिनने ली, हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा है इसके पहले वाली वीडियो में, है ना। अगर कंपोजिशन डीलर हैं तो उनको जीएसटीआर4 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटीआर5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई यहाँ पे एनआरआई है और वो टैक्स उसको पे करने की कैटेगरी में आ रहा है ना, यहाँ पे आके उसने कुछ खरीदा बेचा है तो उसको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, है ना। तो उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? जीएसटीआर5। ठीक है, जीएसटीआर6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको जीएसटीआर6 फाइल करना है। जीएसटीआर7 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो टीडीएस जो हम पढ़ के आए हैं ना, उसके लिए कौन सा फाइल करना है? जीएसटीआर7। जीएसटीआर9 एनुअल रिटर्न, है ना, रिकंसोलिएशन, मतलब कि जो एनुअल, जो हम साल भर में अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जीएसटीआर9 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो गए। अगला देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न, प्रोसेस क्या होती है? तो सबसे पहले हमें लॉगिन टू जीएसटी पोर्टल, है ना, www.gst.gov.in, इस पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। गो टू रिटर्न्स डैशबोर्ड, उस पर जाएंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट द एप्लीकेबल रिटर्न, जो भी एप्लीकेबल रिटर्न होगी, जैसे मान लो आउटवर्ड सप्लाइड है तो हम क्या करेंगे? कौन सा चूज़ करेंगे? जीएसटीआर1 चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल द डिटेल ऑनलाइन और अपलोड, फिर उसको फिल कर देंगे डिटेल्स को ऑनलाइन और अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई द डिटेल्स यूजिंग डीएससी या ईवीसी। ठीक है, डीएससी मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, और ईवीएससी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, तो फिर वेरीफाई कर लेंगे उससे, या तो डिजिटल सिग्नेचर से कर लेंगे या ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आता है उससे। ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद सबमिट द रिटर्न एंड गेट ARN। ठीक है, रिटर्न को क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे, और ARN मतलब एक फॉर्म होता है, एक तरीके से एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सॉरी आपको अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो, पास में शायद शादी वगैरह है तो ढोल की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, पर वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि आपका 2 तारीख को एग्जाम है, इसलिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर और डिले हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अ ट्रेडर सेल्स गुड्स वर्थ ₹5 लाख एट द रेट 18% जीएसटी ही फाइल्स। देखो, एक ट्रेडर है या एक व्यापारी है, ठीक है, उसने क्या किया? 5 लाख रुपए का कोई भी गुड्स क्या किया है? सेल किया है ना, जिस पे उसने 18% से क्या दिया है? जीएसटी दिया है।
एग्जाम्पल देख रहे थे हम, है ना, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। अ ट्रेडर सेल्स गुड्स वर्थ ₹5 लाख एट 18% GST, है ना, मतलब उसने, एक ट्रेडर है या एक व्यापारी है, उसने क्या किया, गुड्स को सेल किया कितने में, 5 लाख में, और जिस पे उसने 18% GST दिया है, तो वो क्या फाइल करेगा, है ना, रिटर्न में, तो वो GSTR1 फाइल करेगा। सेल्स उसमें सेल्स डिटेल फिल करेगा, जो ये यहाँ पे दिया था। GSTR1 मतलब कि आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि सेल, ठीक है। और GSTR2 करेगा परचेज डिटेल, उसमें फिल करेगा, है ना, और कुछ उसने खरीदा भी होगा। और GSTR3 भी टैक्स पेमेंट मंथली, जो वो मंथली पेमेंट करेगा टैक्स, है ना, उसके लिए वो ये लिखा हुआ था समरी रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स को वो पे करेगा उसकी वो उसके लिए वो GSTR3 भी फाइल करेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए उसके। अब हम इसके इंपॉर्टेंस और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस में पहला है इंश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लियंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। हेल्प्स इन मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स को क्रेडिट को मैच करने में ये हेल्प करता है ना। और इनेबल्स गवर्नमेंट टू मॉनिटर टैक्स कलेक्शन, मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन करने में मॉनिटर भी करता है, ठीक है। अगला है रिड्यूस टैक्स इवेशन, वही टैक्स चोरी को रिड्यूस करता है। हेल्प्स टैक्स पेयर टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, और जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देख लेते हैं हम। देखो, जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, जो हमने फॉर्म पढ़े थे, ये वही पूछ लिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो जितने भी मैंने इसमें फॉर्म दिए आपको GSTR1 से लेके जितने भी, तो इनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप डिटेल में पढ़ लेना, है ना। उनके बारे में दिया है। GSTR1 हम किसके लिए करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई, मतलब मान लो आपने कोई भी सामान बेचा है ना। फर्निश्ड, देखो इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। फिनिश्ड बाय ऑल रेगुलर टैक्स, फर्निश्ड बाय ऑल रेगुलर टैक्स पेयर, ठीक है। कंटेन्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि जो भी सामान आपने सेल किया है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, है ना, उसके लिए ये डिटेल को कंटेन करता है, ठीक है। इंक्लूड B2B, B2C, लार्ज एक्सपोर्ट डेबिट क्रेडिट नोट, है ना। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, आपने ई-कॉमर्स में ये पढ़ा होगा, 12th में पढ़ते हैं हम, है ना। B2C लार्ज एक्सपोर्ट्स डेबिट क्रेडिट नोट, ये जब आप GST को और डिटेल में पढ़ोगे तो डेबिट क्रेडिट नोट भी आपको पढ़ने में आएगा। अभी हम फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं ना। ड्यू डेट 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जब आपने GST मतलब कि सेल किया है गुड्स, है ना, उसके नेक्स्ट मंथ ही 11th ऑफ, मतलब कि 11 तारीख को आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है ना। ड्यू डेट के, जो भी ड्यू डेट होती है उसके नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को, ठीक है। पर्पस सप्लाई रिपोर्टेड हियर आर विजिबल टू बायर्स इन GSTR2 है, मतलब कि एक तरीके से जो सप्लाई आपने जो भी किया है ना, उसकी रिपोर्ट रहती है वहाँ पे, तो वो जो खरीदने वाले रहते हैं वो देख सकते हैं ना GSTR2 में, ठीक है। अगला देखते हैं GSTR2। इसमें क्या होता है, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, एक मिनट। GST ऑफ इनवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय टैक्स पेयर ही इसको फर्निश्ड करता है, ठीक है। कंटेन डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो भी आपने परचेज किया है ना, ऑन विच ITC इज क्लेम्ड, और उस पर ITC आपने अगर क्लेम किया है तो वो भी, ठीक है। ऑटो, क्योंकि इनपुट टैक्स किस पे मिलता है, आपको परचेज करने पे ही मिलता है ना। अगर आपने कुछ परचेज किया, उस पर पहले से टैक्स दे दिया है, तो फिर आप उस पर क्या कर सकते हो, ITC क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR1 टू ऑफ सप्लाई, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं लिखा था, इसका जो पर्पस रहता है वो रिपोर्ट देना एक तरीके से। GSTR2 है, मतलब कि जो बायर्स होते हैं उनको, तो बायर कौन होगा, परचेस करने वाला, खरीदने वाला। तो ये क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है फ्रॉम GSTR1 से ये निकल के बनता है ना, उसमें रिपोर्ट रहती है उसकी कि कहाँ से कितना सामान उन्होंने बेचा है, और जो खरीदेगा वो उस रिपोर्ट को देख लेगा, ठीक है। और वो जो खरीदने वाला होगा वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, GSTR2 फाइल करेगा, ठीक है। टैक्स पेयर कैन एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट डिटेल। अब जो टैक्स पेयर होता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है डिटेल्स को, ठीक है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगले महीने की 15 तारीख, ठीक है। आपको एज इट इज़ ये लिख के आना है इसके बारे में अगर आता है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। GSTR3 भी किसके लिए होता है, समरी रिटर्न के लिए, जो भी आपने टैक्स पेमेंट किया है उसके लिए, है ना। फर्निश्ड बाय ऑल टैक्स पेयर, सभी टैक्स पेयर इसको फर्निश्ड करते हैं, है ना। समरी रिटर्न फॉर टैक्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी हमने टैक्स का पेमेंट किया है उसका समरी रहता है इसमें, ठीक है। शोज टोटल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि कितना आपने सेल किया है, सॉरी आउटवर्ड लाइबिलिटी कितनी है आप पे जो आपने सेल किया, ठीक है। और ITC क्लेम किया है तो वो कितना है, नेट टैक्स पेबल कितना है वो, ठीक है। ड्यू डेट इसकी क्या है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नो डिटेल्ड ब्रेकअप रिक्वायर्ड, और इसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स हो गए, इनकी प्रोसेस हो गई, है ना। ये आप देख लेना प्रोसेस को। एग्जाम्पल्स हो गए वही जो मैं आपको समझा चुकी हूँ सारे, है ना। इंपॉर्टेंस हो गए वही, तो इंपॉर्टेंस भी वही है कि, है ना, रिपोर्ट देता है सेल और परचेज़ की, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेल करना है तो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। फैसिलिटेट्स टैक्स पेमेंट एंड कॉम्प्लियंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लेना, और बाकी मैंने समझा दिया। याद करने वाली चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि वो आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है ना। और ये GST पेमेंट का शेड्यूल पूछा है इसमें,
मतलब कि कब आपको कैसे जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है। तो जीएसटी पेमेंट शेड्यूल रिफर्स टू द ड्यू डेट्स, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, ड्यू डेट्स होती हैं शेड्यूल्स में। और क्या होगा कि आपको कब कौन सी डेट को आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है। टैक्स पेयर मस्ट पे टू द गवर्नमेंट आफ्टर फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग करने के बाद आपको क्या होता है, देखो जीएसटी पेमेंट शेड्यूल रिफर्स टू द ड्यू डेट्स बाय विच अ टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट आफ्टर, मतलब कि रिटर्न फाइल कर दिया, अब आपको टैक्स पे करना है तो उसकी ड्यू डेट्स इस शेड्यूल में दी रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। रेगुलर पेमेंट शेड्यूल जो मंथली होता है, रेगुलर पेमेंट शेड्यूल जो होता है जो मंथली होता है ना, जिसमें जीएसटीआर जो रिटर्न फाइल की है 1, 2 और 3 भी है ना। 1 का क्या पर्पस होता है, आउटवर्ड सप्लाई, 2 का क्या होता है, इनवर्ड, और 3B का क्या होता है, समरी रिटर्न। ये 3 तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, अलग तरीके से आपसे पूछ लेंगे, है ना। ड्यू डेट हमने ऊपर पढ़ी ली थी, इसकी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, इसकी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ है और इसकी 20th है, ठीक है। टैक्स पेमेंट जीएसटीआर 1 पे नॉट एप्लीकेबल, इस पर भी नॉट एप्लीकेबल। और जो समरी रिटर्न होती है ना, पे टैक्स बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि 20 तारीख को आपको फिर इसका क्या करना है, जो टैक्स है वो पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करनी है ना, इसलिए इसमें टैक्स पेमेंट नॉट एप्लीकेबल है। और जो लास्ट होगा उसमें आपको ये टैक्स की समरी देने के बाद आपको ये टैक्स पे यहाँ पे कर देना है ना। फिर नोट लिखा है, इफ़ ड्यू डेट इज़ अ हॉलीडे, अगर मान लो ड्यू डेट जो है आपकी उसको हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा वो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। मान लो ये 20 तारीख दी है, 20 तारीख को मान लो कोई छुट्टी पड़ गई, संडे हो गया है ना, या कोई भी मतलब कि ऐसी डेट आ गई जिसको छुट्टी रहती है ना, तो फिर आपको क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो क्या हो जाएगा, ड्यू डेट आपका हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस होते हैं कुछ इसमें, जैसे कि कंपोजिशन डीलर, वो लोग क्या करेंगे, जीएसटीआर 4 फिल करेंगे क्वार्टरली बाय 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, ठीक है। जो कंपोजिशन डीलर होंगे उनके लिए जीएसटीआर 4 होगा, है ना, और वो क्वार्टरली पेमेंट करेंगे, मंथली नहीं करेंगे, ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम होती है एक, मतलब कि क्वार्टरली मंथली, है ना, तो पेमेंट बाय 25th ऑफ मंथ मंथली ऑप्शन, और लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, ठीक है। मतलब इसमें ऑप्शन रहता है, या तो आप क्वार्टरली कर सकते हो या मंथली। अगर आपने मंथली ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको 25th को करना है मंथ के और लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, और जो अगर आपने क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको तीसरे महीने के लास्ट मंथ में आपको इसको मतलब कि पेमेंट इसका कर देना है, ठीक है। एनुअल रिटर्न होती है, जीएसटीआर 9 होता है इसके लिए, तो ये एनुअल जो आप साल भर में करोगे, है ना, पूरे जो आपका साल भर आपने मतलब कि जो भी बिजनेस किया है ना, उसका जो आप एनुअल रिटर्न जो करोगे वो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके आप 31 दिसंबर को ये रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, या टैक्स का पेमेंट करोगे। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका ये देख लेते हैं। टाइमली पेमेंट, अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, टाइमली पेमेंट हो जाता है और अगर शेड्यूल है आपके पास तो ठीक है, और अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी देने से आप बच जाती है। इंश्योर स्मूथ कॉम्प्लियंस, मतलब कि कोई भी इसमें कठिनाई नहीं आती है, आसानी से आप काम कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है इम्प्रूव कैश फ्लो प्लानिंग, और कैश फ्लो प्लानिंग को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन जीएसटी। जो जीएसटी होता है उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर मान लो आप टैक्स पे करने में क्या हो गए, डिले कर दिया आपने, तो उस पर आपका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। और पेनल्टी इज इम्पोज्ड फॉर नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी का लॉ अगर आप तोड़ते हो, है ना, या कोई भी आप ऐसा इलीगल बिजनेस करते हो या कुछ भी, या ड्यू डेट निकल गई, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो है ना, उस पर इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, साथ में पेनल्टी भी लगेगी आपको, है ना, एज अ क्या कहते हैं, सजा के फॉर्म में, है ना। इंटरेस्ट इन जीएसटी सेक्शन 50 है ना। इंटरेस्ट को बताया, पेबल जैसे 18% पर एनम आपको पे करना है, ठीक है। चार्ज ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर मान लो आपने डिले कर दिया है ना, तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्यू डेट टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, मतलब कि ड्यू डेट से लेके जो भी एक्चुअल डेट है ना पेमेंट की, उस तक फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डिलेड रिफंड, अगर आपने डिले किया है रिफंड में, है ना, तो भी आप इस पर इंटरेस्ट लगेगा। एग्जांपल 10% ऑफ 10,000 ड्यू ऑन 20 में, ठीक है, मतलब कि 20 तारीख को 20 मई को आपको 10,000 टैक्स पे करना था, पेड ऑन 10th जून, और आप पे कब कर रहे हो, 10 जून को, ठीक है। डिले कितने दिन का हो गया, 21 डेज़ का डिले हो गया, तो इंटरेस्ट उस पर कितना लगेगा, 18%। ये जो लिखा है ये पर एनम, ठीक है। ये 18% इंटू 21 डेज़ हुए हैं, और जो साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज से इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इतना आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। 103.29। अब पेनल्टी देख लेते हैं। पेनल्टी इन जीएसटी सेक्शन 122 मिनट। डिफ़ॉल्ट जनरल पेनल्टी, ठीक है, कितनी होगी, जो जनरल पेनल्टी होगी वो होगी 10,000 और टैक्स अमाउंट या तो 10,000 और या जो टैक्स अमाउंट है विच एवर इज़ हाई, मतलब कि जैसे मान लो 10,000 इनने एक लिमिट रखी है ना, और टैक्स अमाउंट जितना है, मान लो कि 20,000 का टैक्स अमाउंट था और 10,000 इनने रखा है ना। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपको पेनल्टी देनी है, तो दोनों में से जो हायर होगा, हायर कौन सा है, जैसे मान लो 20,000 ज़्यादा है तो वो आपको पेनल्टी के फॉर्म में पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेट फ़ी
कितनी लगेगी, 100 रुपये पर डे के हिसाब से 100 रुपये लेट फी आपकी लगेगी, ठीक है। मैक्सिमम 5000 अंडर CGST प्लस 5000 अंडर SGST। अगर CGST है तो मैक्सिमम 5000 तक देनी है आपको, ठीक है, लेट फ़ी। और अगर क्या कहते हैं SGST है तो मैक्सिमम आपको 5000 तक देनी है, ठीक है, प्लस 5000, ठीक है। और फेलर टू फर्निश रिटर्न, अगर मान लो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है ना, तो 50 पर डे, 50 रुपीज़ पर डे, 50 रुपये पर दिन, और मैक्सिमम 5000 तक की आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। रॉन्ग ITC अवेलमेंट, कोई भी आपने मतलब कि झूठ बोल के या कुछ भी धोखाधड़ी करके ITC अवेल कर लिया है ना, तो उसके लिए आपको अमाउंट इक्वल टू ITC रॉन्गली अवेल्ड, जितना ITC आपने रॉन्गली अवेल किया है प्लस वो, और प्लस उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी आपको पेनल्टी के फॉर्म में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई, एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, ये इसको आप पढ़ लेना है ना, और इम्पोर्टेंस भी दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी कैश एंड क्रेडिट लेजर इन डिटेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी क्या होती है, कैश क्या होता है, और क्रेडिट डिटेल क्या होती है। इंट्रोडक्शन, एवरी GST टैक्स पेयर हैज़ 3 लेजर मेंटेन्ड, जो लेजर्स होती है वो 3 लेजर उसको GST टैक्स पेयर को मेंटेन करनी पड़ती है अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द GST पोर्टल, है ना, टू रिकॉर्ड हिज ट्रांजैक्शन, उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसको कुछ GST क्या कहते हैं लेजर्स उसको प्रिपेयर करनी होती है ना, या मेंटेन करनी होती है ना। तो जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, है ना, इसमें क्या है देख लेते हैं। शोज डिटेल ऑफ टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, डिटेल शो की जाती है टैक्स लाइबिलिटीज़ की, जो भी आपने रिटर्न में क्या कहते हैं फिल की होंगी, ठीक है। दूसरा, क्रिएटेड व्हेन GSTR 3B इज फाइल्ड, कब क्रिएट की जाती है, जब GST 3B इज फाइल्ड। GST 3B किसके लिए फाइल करते हैं हम, समरी रिटर्न के लिए, ठीक है। और तो तभी इसको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अगला है, इट इज़ वर्चुअल एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट, ये वर्चुअल होती है, मतलब कि वर्चुअली आप इसको देख सकते हो, तभी मतलब इसको क्रिएट कर सकते हो, है ना, इसको बाद में आप पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगला है, लाइबिलिटी गेट्स ट्रांसफर टू कैश लेजर फॉर पेमेंट, अब जो इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, किसमें, कैश लेजर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर से कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है, कैश लेजर में, ठीक है। एक्सप्लेन, आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ 18,000 अपेयर्स इन लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। जब आपने समरी रिटर्न के लिए जो GSTR 3B क्या किया, फाइल किया, तो फिर उसमें आपको टैक्स लाइबिलिटी अपेयर हो जाएगी, है ना, बता देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, कंटेन्स एक्चुअल कैश डिपॉजिटेड बाय टैक्स पेयर, ये कंटेन करता है कि जो टैक्स पेयर है उसने कितना कैश डिपॉजिट एक्चुअली में किया है, ठीक है। दूसरा है, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी, अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है, टैक्स का पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी या लेट फी पे करने के लिए, ठीक है। और कैन बी एडेड बाय चालान, इसमें चालान भी ऐड हो सकता है, रिफंड ऑफ कैश भी ऐड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, टैक्स पेयर डिपॉजिट 20,000 थ्रू चालान, इट अपेयर्स इन कैश लेजर, मतलब मान लो किसी ने भी कोई भी टैक्स पेयर ने कोई भी डिपॉजिट किया है चालान के फॉर्म में, या रिफंड ऑफ कैश के फॉर्म में, है ना, या इंटरेस्ट या पेनल्टी के फॉर्म में, तो वो कैश लेजर में शो किया जाएगा, अपेयर किया जाएगा, ठीक है। आगे का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होती है। क्रेडिट लेजर देख लेते हैं, कंटेंट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल टू द टैक्स पेयर, ठीक है। ये क्या कंटेन करके रखता है, ITC अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, अगर टैक्स पेयर के लिए ITC अवेलेबल है तो ये उसको कंटेन करके रखेगा, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 2A एंड अदर एलिजिबल क्रेडिट्स, है ना, ITC ऑन इम्पोर्ट्स RCM, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये थोड़ा डिटेल वो है तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ITC समझेंगे। ITC पे जो मतलब इंपोर्ट हुआ है ना, उस पर जो भी क्रेडिट डिटेल्स हैं वो इसमें शो की जाएंगी, ठीक है। यूज्ड ओनली पे टैक्स लाइबिलिटी नॉट इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि इंटरेस्ट या पेनल्टी के लिए, ठीक है। और ये जो कैश लेजर था वहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आ रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल, ITC ऑफ 25,000 अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर, ठीक है, अवेलेबल है, बी यूज टू पे टैक्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला है इसी में, फ्लो ऑफ यूटिलाइजेशन सेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यूटिलाइजेशन सेट ऑफ ऑर्डर सेट ऑफ करने के लिए यूज़ ITC फॉर्म क्रेडिट लेजर, जैसे मान लो कि सेट ऑफ करना है, कोई भी हमें लॉस हो गया है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ ITC फ्रॉम, ITC को यूज़ करेंगे किससे, क्रेडिट लेजर में। देखो यहाँ पे लिखा था, ये क्रेडिट लेजर में ITC अवेलेबल होगा, जितना भी वो बताया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम ITC को यूज़ करेंगे, CGST फिर SGST और IGST से, जिससे भी होगा, है ना। देन यूज़ कैश लेजर, फिर हम कैश लेजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइनली इफ़ स्टिल ड्यू पे बैलेंस थ्रू कैश, और अगर फिर भी कोई चीज़ ड्यू पाई जाती है तो हम कैश के थ्रू उसको पे कर देंगे, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इंश्योर प्रॉपर सेट ऑफ टैक्स, ये मतलब कि टैक्स का क्या कर देता है, प्रॉपर सेट ऑफ कर देता है, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग में हेल्प करता है, और अवॉइड मिस्टेक्स इन पेमेंट, पेमेंट में कोई भी मिस्टेक्स को ये क्या करता है, अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख को, इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी करवा दिया है कंप्लीट, ठीक है। आप इसको इतना पढ़ के जाओगे तो आपका हो जाएगा आराम से, है ना। एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो प्रीवियस ईयर के बेस पे ही मैंने इनको डिज़ाइन किया है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भी इसको हिंदी में मैंने दे दिया है, तो इसको आप देख सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। और आप सभी तो मैंने जो ई-फाइलिंग था, है ना, आपकी उसकी चारों जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 यूनिट थी वो पूरी कंप्लीट करा दी हैं। तो मैं मतलब कि ऐसा होप कर सकती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और आप सभी अच्छे से आपका एग्ज़ाम देंगे, है ना। एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आएंगे। और कोई भी डाउट होता है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।